Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the asphyxia. By definition, it is interference with the process of oxygenation in the lung. And the essential substance of asphyxia is the struggle to breathe against the resistance. एक तो ये होता है कि आपकी ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें बाय डेफिनेशन आप अगर देखें तो एस्फिक्सिया में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दैट इज़ यू स्ट्रगल टू ब्रीथ, और कैसे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई मुज़ाहिमत, रेजिस्टेंस विल बी देयर। टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया, देयर आर मेन 5 टाइप्स। नंबर 1 मैकेनिकल एस्फिक्सिया, नंबर 2 पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया, नंबर 3 टॉक्सिक एस्फिक्सिया, नंबर 4 एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, नंबर 5 एट्रोजेनिक एस्फिक्सिया। As the name indicates, in mechanical asphyxia there will be obstruction of the air passage. How? By unnatural way. When you compress the air passage either from inside or from outside, तो इसमें क्या है कि there is mechanical obstruction. You do it either by your hand, either by some other object. तो उसमें आप क्या करते हो, मैकेनिकली इंटरफेयर करते हो और ऑक्सीजन दाखिल नहीं हो सकती रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया में क्या होता है, नंबर 2 पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया कि आप में बाहर भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बिल्कुल पूरी है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बाहर से कोई नहीं है, आइदर एट द नेज़ोफेरिंक्स लेवल, आइदर एट द ट्रेकिया, लेकिन ड्यू टू पैथोलॉजिकल डिजीज़ वो प्रॉपर लंग्स को ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज होती है, और इसमें जो पल्मोनरी डिजीज़ हैं वो सारी दे फॉल अंडर द पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया। टॉक्सिक एस्फिक्सिया में नंबर 3 दैट इज़ टॉक्सिक एस्फिक्सिया। इसमें यह होता है कि आपके जो ऑक्सीजन की मिकदार है दैट विल बी लेस इन एनवायरनमेंट, लाइक व्हेन यू वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मिकदार में हो जाती है, एंड यू गेट एस्फिक्सिएटेड फ्रॉम द पॉइजनस गैसेस। Likewise, industrial area, someone fell into the well, or ऐसी close environment where you may spray like pesticides, some other thing, तो उसमें environment में जो है वो आपके ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, और जो आप गैसेस एक्सचेंज करते हो वो आप बेसिकली ऑक्सीजन लेने के बजाय पॉइजनस मटेरियल जो है, ऑक्सीजन जो है, पॉइजनस गैसेस जो है वो इनहेल कर रहे होते हो। तो नंबर 4 इज़ एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, इनसफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड। ना आपको लंग डिजीज़ है, ना आपको जो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, बट इनसफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन इन इंस्पायर्ड एयर। और हाइड्रोजेनिक एस्फिक्सिया नंबर 5, उसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास दैट इज़ एसोसिएटेड विद द एनेस्थेटिक प्रॉब्लम्स, कि आप ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो गैसेस लाइक जो ऑक्सीजन दे रहे होते हो, ठीक है, वो प्रॉपर मिकदार में नहीं होती। बिफोर proceeding, we should discuss some important anatomical structures in the neck, क्योंकि हमारा जितना जो एस्फिक्सिया का टॉपिक है वो नेक से ही रिलेटेड है। वो कैसे कि यू शुड नो अबाउट द कि हमारी नेक से जो स्ट्रक्चर्स गुजरती हैं जिससे हमारा एस्फिक्सिया का या फोरेंसिक का कंसर्न है। वैसे तो अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और मोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे जैसे हमारे एस्फिक्सिया का और फोरेंसिक का ताल्लुक है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जो है आपका ट्रेकिया है नंबर 1, उसके बाद आपका जो है कैरोटिड आर्टरीज़ हैं और जुगुलर वेन है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉमन कैरोटिड है वो आके डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में, और इस तरह जुगुलर वेन है, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज ऊपर जो है थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज ऊपर
मेम्ब्रेन के साथ मिल के हाइड बोन के साथ जुड़ा होता है, और वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको थायरोहाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी एट द लेवल ऑफ द नेक, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स एट वंस कंप्रेस होंगी, और ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस चीज़ के साथ कंप्रेस किए, कितने टाइम के लिए कंप्रेस किए, और कितने प्रेशर के साथ कंप्रेस किए। तो मेनली जो है वहाँ पे हमारे पास कैरोटिड साइनस होते हैं जिसमें वागस नर्व स्टिमुलेशन होती है, और अगर कैरोटिड साइनस पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो वागस नर्व स्टिमुलेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द एस्फिक्सियल केसेस में हमने ये देखा है कि बगैर फाइंडिंग्स के जो डेथ होती हैं वो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट होती हैं, और वो इसी कैरोटिड साइनस प्रेशर पे और वागस नर्व स्टिमुलेशन से होती हैं। सिमिलरली चूँकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, और कैरोटिड आर्टरी को आपको इवन ब्लॉक करने के लिए एटलीस्ट 11 पाउंड ऑफ द प्रेशर यू शुड एक्सर्ट, अदरवाइज़ आप कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक नहीं कर सकते। इस तरह जो जुगुलर वेनस ब्लॉकेज है उसके लिए ये होता है कि आप चूँकि वो वेनस रिटर्न होता है, वापस आ रहा होता है, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, तो 4.4 पाउंड प्रेशर विल बी सफिशिएंट टू कॉज वेनस कंजेशन। और जो ट्रेकिया है आपका एयरवे ब्लॉकेज, वो चूँकि इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है दे और डीप भी होती है, तो उसको आपको ब्लॉक करने के लिए यू नीड at least 33 pound of pressure. So I think for today it is enough. Next lecture we will discuss about the phases of the asphyxia and pathological, physiological and biochemical changes of asphyxia. Thank you.